शुरुआत में मैंने ही आपकी तुलना गब्बर सिंह से कर दी। गब्बर का हमारे क्या ताल्लुक है किसी गब्बर से या किसी बात से। 3 अहम मुद्दों पर बात करो। पहला मुद्दा जराइम की दुनिया। 65 मुकदमे आपके ऊपर हैं या इससे भी ज़्यादा होंगे। 20 श्रेणी के हिस्ट्री शीटर हैं आप। रासुका आपके ऊपर कई बार लगी, गैंगस्टर आपके ऊपर कई बार लगी। हम तो सीधे साधे लोग हैं। कि डीपी यादव एक दहशत का दूसरा नाम था। हमारा दहशत डर कई मेरी पूर्व आईपीएस अधिकारियों से बात हुई, मतलब 65 से ज़्यादा मुकदमे होने के बाद, 20 श्रेणी की नहीं, हिस्ट्री शीट खुलने के बाद आप पूरी तरह से अपने आप को धर्मात्मा मान रहे 65 हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति आपको आज भी मिल जाए जो ये शिकायत करे कि डीपी यादव ने कभी कुछ कहा है। उसमें गवाह अपने कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिए। आपके नाम कितनी दहशत देखिए, थी, गवाहों को अंडरग्राउंड करा एक दिया। भी ऐसा फिर आपके बाबू किशन लाल जो कि दिल्ली के बड़े शराब व्यापारी थे, हाँ। उनसे मुलाकात कैसे हुई और फिर आप लिकर किंग बनते चले गए? आगे चल के व्यापार में हमारे हिस्सेदार भी रहे या हम उनके हिस्सेदार रहे। कि भाई नाम वहाँ पर जो शराब आपने सप्लाई की थी, कच्ची शराब, नाम तो इन केसों में कैसा आ गया हमारा 9 जो आप कह मुकदमे रहे आपके खिलाफ हुए, 350 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उसमें। मैं कह तो रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि डीपी यादव ने अपने हाथ से कभी किसी के थप्पड़ भी नहीं मारा। हत्या कराने के लिए बदमाशों का इस्तेमाल किया गया। एक कर ब्रजवीर सकते था हैं। बागपत का रहने वाला, उसने भी आपके ऊपर हमला कराया था शायद। ऐसी कोशिश लोग करते हैं। उसने मुलायम सिंह यादव को धोखा दिया। बीजेपी अच्छी पार्टी थी तो मैंने उस लिहाज से जाकर के फार्म ले लिया, चुनाव हो गया। मतलब आपकी वजह से मेरे भाजपा की सरकार गिर गई। मेरी चुनाव की वजह से सारी दुनिया ही जानती है। अखिलेश यादव जी आपको पार्टी ज्वाइन कराना चाहते थे, उन्होंने आपकी पार्टी में एंट्री से उन्होंने बैन कर दिया कि डीपी यादव को पार्टी में मैं नहीं लूंगा। तो लेकिन निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण जरूर था। अजय कटारा आपके ऊपर लगातार ये आरोप लगाता है आपने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया है। उसकी भी सारी जानकारी मुझे है। जेल में जो अपराधी बने थे उससे उसकी मैं पिटाई कह रहा करवाते हूँ थे कि जेल ये के तो अंदर। आप कुछ भी कह सकते हैं। कुछ मैं भी नहीं कह कह रहा हूँ, सब रिकॉर्ड में है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे शो अनकट विद अनुराग में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने गब्बर फिल्म का नाम जरूर सुना होगा। उस दौर की बड़ी मशहूर फिल्म थी और उस फिल्म में एक कैरेक्टर था गब्बर सिंह। बहुत नाम था गब्बर का। और उस वक्त यह भी कहा जाता था कि जिन घरों में बच्चे सोते नहीं थे तो माएँ कहती थी कि सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। हालांकि ये किस्से कहानियां हैं, लेकिन हम असल जीवन में इस तरह की बातें जरूर करते हैं। अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गब्बर जैसा एक नाम था जिसका नाम है डीपी यादव। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डीपी यादव कोई गब्बर सिंह था। चूंकि मैं एनसीआर में पला बड़ा हूं, डीपी यादव का एक परसेप्शन जरूर था कि जहां वो खड़े हो जाते थे वहीं से ही लाइन की शुरुआत होती थी। ये उनके नाम का जलवा कह लीजिए या उनके नाम की दहशत। आज मेरे साथ खुद डीपी यादव मेरे शो में मौजूद हैं। आज मैं उनसे हर तमाम सवाल पूछूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर डीपी यादव के जीवन का काला पहलू क्या है और सफ़ेद पहलू क्या है। दोस्तों, ये बात भी सच है कि हर आदमी के जीवन के 2 पहलू ज़रूर होते हैं, काला और सफ़ेद। इन दोनों ही पहलुओं के बारे में मैं डीपी यादव से बात करूंगा। डीपी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। हालांकि आपको बुरा ज़रूर लगा होगा कि शुरुआत में मैंने ही आपकी तुलना गब्बर सिंह से कर दी। नहीं, हमारा इन नामों से कोई तारुफ और ताल्लुक ही नहीं है। ये तो सब आप लोगों के बनाए हुए नाम हैं, तो उन्हें किसी तरह भी दे दीजिए। हम तो सीधे साधे किसान के घर में पैदा हुए और स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत गांव की उसी दुनिया से, उन्हीं गलियों से जहां अभाव है, परेशानी है, गरीबी है, शुरू की। और लोगों के साथ मिल कर के उनका भला कैसे हो, उनके बच्चे कैसे पढ़ें, वो आगे कैसे बढ़ें, इन्हीं बातों पर गौर की हमेशा। हमारा बाकी किसी भी इधर उधर की बात से कभी कोई ताल्लुक रहा ही नहीं। बेशक कहने वाले लोग कहते रहे, हाँ, उस बात की भी परवाह कभी नहीं की। हमें अपना काम करना है, ईश्वर का नाम लेना है, लोगों का भला करना है, गरीबों से बात करनी है, अपने क्षेत्र के लोगों की कल्याणकारी बात करनी है। इन बातों में ही मशगूल रहे हमेशा, आज भी उन्हीं बातों को लेकर के चलते हैं। डीपी जी, वैसे आपके जीवन के कई पहलू हैं, लेकिन मैं आज इस शो में मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, आपको भी बता दूं, 3 अहम मुद्दों पर बात करूंगा। पहला मुद्दा जराइम की दुनिया। 65 मुकदमे आपके ऊपर हैं या इससे भी ज़्यादा होंगे। 20 श्रेणी के हिस्ट्री शीटर हैं आप। रासुका आपके ऊपर कई बार लगी, गैंगस्टर आपके ऊपर कई बार लगी।
दूसरा मुद्दा है आपका राजनीति का। एक दौर ऐसा भी था कि जब मुलायम सिंह यादव आपसे घबरा गए थे। आप 4 बार के विधायक भी हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, एक बार राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। और तीसरा टॉपिक का जो मुद्दा होगा वो मुद्दा होगा नीतीश कटारा हत्याकांड। इसके अलावा आपने बहुत समाज सेवा भी की है, उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो पहले किस टॉपिक पर आप बात करना चाहेंगे? चॉइस आपकी है। आपकी मर्जी है, मैं तो खुली किताब हूँ। जिस मर्जी पे टॉपिक पे आप बात कीजिए, मैं आपके जवाब दूंगा। जी डीपी यादव जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। हो सकता है कुछ फैक्चुअल एरर हो। 1976 में आपके ऊपर एक सेशन कोर्ट ने एक आपको सजा दी थी। सजा में ये कहा गया था कि या तो आप 50 रुपये का जुर्माना दे दीजिए या फिर 3 महीने आप जेल जाइए। और आपके पास 50 रुपये शायद नहीं थे, तो आप 3 महीने जेल में गए। क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल 100% झूठ है। हाँ। हमको आज तक कभी किसी केस में ना तो 1 दिन की सजा हुई है, ना 1 रुपए का जुर्माना हुआ है। अब ये बातें कैसे उभरी, इस परिप्रेक्ष्य में तो मैं कोई सफाई नहीं हाँ, देना जब मैं चाहूँगा। गूगल पर आपके बारे में देख रहा था तो उसमें ये कहानी मुझे मिली, तो मुझे लगा आपसे पूछना लोग चाहिए। बताते हैं गूगल पे, तो उन लोगों को जो गूगल को कंट्रोल करते हैं या फीड करते हैं वो बेहतर जानते होंगे। हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमारा कभी न्यूज़ से उस लेवल का ताल्लुक भी नहीं रहा। अब लोग क्या कहते हैं, किस तरीके बनाते हैं, वो तो उनकी अपनी बात है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हम सीधी सादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी बाप के बेटे हैं। हाँ, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति और लोकतंत्र की सच्ची परिभाषा ये हमारे खून में भरी है। उसी लिए जद्दोजहद करते हैं, उन गरीबों के लिए, उन अभाव में जी रहे नौजवानों के लिए, गांव देहात के लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, दलितों के लिए, यानी तमाम समाज के वो लोग जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनमें हमेशा हमने साथ दिया और साथ देंगे। यही लोकतंत्र की परिभाषा है। आपके बारे में ये भी कहा जाता है, हालांकि आप हर बार इस बात का खंडन करते हैं, कि आपने कभी साइकिल पर दूध नहीं बेचा। एनसीआर से आप दिल्ली दूध के डिब्बे ले जाते थे, वहां दूध बेचते थे, फिर आप बहुत बड़े लिकर किंग बन गए। कभी भी नहीं, दूध का कोई कारोबार मैंने किया ही नहीं। अब दूध के कारोबार को अगर लोग ये कहते हैं कि किसान तो अपने घर में गाय भैंस रखता ही है, दूध का तो वहाँ होना आना जाना रहता ही है, तो उस लिहाज से कोई कहता हो तो कहता हो, चूंकि हम जाति से कृष्ण जी के वंशज हैं, गौपालक के वंशज हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, तो कार्य तो अभी भी होता है, पहले भी था, तो उस लिहाज से। लेकिन दूध का व्यापार हमने कभी नहीं किया। अगर कोई कहता है तो ठीक है, बात उसी तरह लागू है जैसा अभी आपने एक शब्द यूज किया, गब्बर का हमारे क्या ताल्लुक है किसी गब्बर से या किसी बात से। हमने तो कभी कोई अनैतिक ना कोशिश की। हाँ, राजनीति में विरोध जरूर हुआ, महज इस बात के लिए कि हम अपनी बात को बेबाकी से क्यों कहते हैं और गरीबों का काम करने के लिए हमेशा अड़े रहते हैं। अच्छा डीपी जी, ये बात तो आप मानते हैं कि आपका एक परसेप्शन तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और खासतौर पर एनसीआर में, कि डीपी यादव एक दहशत का दूसरा नाम था। दहशत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, लेकिन आप हमारा दहशत से ये बातें सुनने को मिलती तो भाई, ये तो अनसोशल लोगों के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। हम जैसों के साथ ये नाम दहशत क्यों जुड़ेगा? हाँ, समाज से भी जुड़ सकता है। बच्चों को, स्कूल कॉलेज के बच्चों को, मैं इस बारे में भी बात करूंगा आपसे, लेकिन जब आप उस दौर में थे, उस दौर को जब जी रहे थे जी, तो उस वक्त भी आपको ये सुनने को मिलता होगा कि भाई डीपी यादव दहशत का, खौफ का दूसरा नाम है, तो आपने खंडन क्यों नहीं किया? नहीं, कभी मिला ही नहीं। अब आप कह रहे हैं तो आज खंडन भी कर रहे हैं। हमारा दहशत, डर, भय से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। हम तो गांव के सीधे साधे लोगों में और उनमें आगे चल कर के, हाँ, शिक्षा के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, रोजगार के लिए हर आदमी जद्दोजहद करता है। मैंने तो उस दौर के कई अखबार भी पढ़े, मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, और कई मेरी पूर्व आईपीएस अधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो उस वक्त हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिमी यूपी में जो पकड़ होती थी, पकड़ को तो आप अच्छी तरह समझते होंगे, नई जनरेशन समझे ना समझे, जो किडनैप होकर लोग अपने पास पकड़ के रखते थे, उनकी मध्यस्थता आप कराते थे। कोर कल्पित बातें हैं, ये कल्पित बातें अधिकारियों ने कुछ बनाई होंगी, कुछ मीडिया वालों ने बनाई होंगी। हमारा इन बातों से कभी कोई ताल्लुक रहा नहीं, ना इस तरीके का कोई केस हम पर चला। अब यूं राजनीति में रहते हुए कभी कोई ऐसा अधिकारी यहाँ पे आ गया कि जिससे किसी बात पर विरोध हो गया, मसलन जैसे हम इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, एमएमएस कॉलेज में, तब छात्र आंदोलन में जेल जाना पड़ा। अब छात्र आंदोलन में जेल जाना तो कोई गुनाह नहीं है, विद्यार्थियों के लिए आवाज तो उठानी पड़ती है।
तो उस लिहाज को कि कहने लग जाए हम जेल चले गए, तो वो एक बात हो सकती है। लेकिन कभी किसी ऐसे केस में जिसको सामाजिक तौर पर इस तरीके से देखा जा सकता है, अब लिखने और कहने का तो कोई कंट्रोल हमारे पास है नहीं। हम कोई मीडिया कर्मी नहीं है, हमारा कोई मीडिया हाउस नहीं है, हमारा कोई बड़ा घराना नहीं है। हम तो गांव के देहात से अपना मेहनत और पसीना बहाने वाली ज़िंदगी को जी करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं। उसी तरह का कार्य हमने किया। 62 मुकदमे आपके ऊपर हैं, बी श्रेणी की आपकी हिस्ट्री शीट है। उसके बारे में कहा जाता है कि जो ए श्रेणी की हिस्ट्री शीट होती है वो तो खत्म हो जाती है आदमी के जिंदा रहते हुए, लेकिन बी श्रेणी की जो हिस्ट्री शीट है वो आदमी के मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। नहीं, ऐसा कुछ इसलिए नहीं है कि वो जो 4-5 केसों को लेकर के हमारे ऊपर एक श्रीमान जी ने या श्रेणी की कोई हिस्ट्री शीट खोल दी थी, ना तो हम कभी उसकी सिफारिश में गए क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं था। अब खाली 4-5 केस आप स्टूडेंट लाइफ के उठा करके उनमें कोई श्रेणी खोल दें तो वो तो उन अधिकारियों के अपने सोचने की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई अनैतिक कार्य, कोई ऐसा कार्य जो समाज को तकलीफ, पीड़ित और दुख देने वाला हो, हमने कभी किया ही नहीं। मतलब 65 से ज्यादा मुकदमे होने के बाद, बी श्रेणी की नहीं, हिस्ट्री शीट खुलने के बाद आप पूरी तरह से अपने आप को धर्मात्मा मानते 65 हैं? नहीं, धर्मात्मा नहीं, धर्मात्मा दुनिया में बहुत कम लोग हैं। अब मैं इस परिभाषा को बहुत लंबी तरह नहीं कहना चाहता, लेकिन हमने कभी 65 मुकदमे एक ऐसा हुआ था, अब मैं नाम तो क्या लेगा कि एक IPS अधिकारी यहाँ गए थे, हमारे पॉलिटिकली राइवल लोगों के रिश्तेदार थे, उन्होंने उठा करके जहाँ जहाँ से जो मिला, जिस तरीके का आज भी कई लोग हरकत मीडिया में कर देते हैं कि मेरे खिलाफ केस बना दिया, मेरे खिलाफ, हमने तो कभी जिंदगी में किसी के खिलाफ केस बना नहीं। तो उसने उन केसों को लेकर के एक लिस्ट पेश कर दी और वो केस की नौयत, देखिए माननीय न्यायालय और कानून इस देश में मौजूद है। कानून की इज्जत, अगर कोई देश आदमी अपने आप को सच्चा नागरिक कहता है तो जरूर कानून की इज्जत करता है, हम भी करते हैं। तो उस कानून की दृष्टि में हम आज तक गुनाहगार क्यों नहीं साबित हुए, समझे नहीं? तो किसी भी केस में कोई भी एक दिन का भी हमको तो कोई सजावार साबित किया नहीं गया। अब घर बैठ करके किसी ने किसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिए हों, ऐसे तो बेसिर पैर के लोग आज भी बहुत सारे घूमते हैं जो कहीं कुछ कह देते हैं, मेरे को DP यादव ने गाली दे दी, मेरे DP यादव को। इसी बात पे कई लोग यहाँ मीडिया में उछालते फिरते हैं कि ये आदमी हमको 5 मिले थे, धमका रहे थे, हमने सुना है DP यादव के आदमी है। कौन किसका आदमी है भाई? हम कोई फौज या सेना थोड़ी बनाए हुए हैं, हम तो अपना कार्य करने वाले लोग हैं, अपनी छोटी मोटी काम धंधा व्यापार चलाते हैं और राजनीति करते हैं। तो अगर आप बार बार जो 65 मुकदमों की बात कर रहे हैं, क्या कानून या न्यायालय को आप मजाक समझते हैं? वो केस सारे गए तो न्यायालय में ही होंगे। उसकी भी एक अलग कहानी लोग बताते हैं कि जितने भी आपके खिलाफ आपके मुकदमे हैं उसमें गवाह अपने कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिए। देखिए, ये तो आप और हम कुछ भी कह सकते हैं, जो अपोजिशन वाले लोग हैं वो तो कुछ भी कहेंगे। उनके कहने पे ही तो नहीं इस बात को वो किया जा सकता कि भाई यही बात सच है। लोग कहते हैं कि भाई या तो आपने गवाहों को अंडरग्राउंड करा दिया, एक भी ऐसा व्यक्ति आपको आज भी मिल जाए जो ये शिकायत करे कि DP यादव ने कभी कुछ कहा है हमसे, इवन देन धमकाया भी है, जो आपके दहशत की वजह से, या आप कह रहे किसी वजह से कोर्ट नहीं पहुंचा, जब तो आपके खिलाफ क्यों एप्लीकेशन दे, आपके पक्ष में क्यों बोले? कौन मना? हमारे कौन से केस में गवाह नहीं हुए? आप जरा उठा कर देख लीजिए उसको। गवाही सब जगह, हर जगह हुई है। जो झूठे गवाह पुलिस ने या लोगों ने बनाए, सबकी गवाह कोर्ट में हुई, उसमें क्या बात है? और गवाह को क्यों रोकेगा कोई? कैसे रोकेगा गवाह? तो ये तो कभी कोशिश की ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि माननीय न्यायालय की, अब आप जो बोल रहे हैं या लोग जो बोलते हैं, नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे पास सुनी सुनाई कहानियां हैं या जो गूगल पर रिकॉर्ड में मौजूद है या पुलिस रिकॉर्ड में है, तो वो सब न्यायालय की अवमानना ही कर रहे हैं ना, चाहे उसमें कोई भी है। भाई मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मुझको आज तक किसी भी केस में 1 घंटे की भी कोई सजा नहीं मिली है। और मीडिया बार बार कहता है कि 65 मुकदमे हैं उनमें, तो एक न्यायालय की, पहले न्यायालय में जाओ ना, उनको तस्दीक करो कि न्यायालय में आखिर सब। अभी एक पीछे केस भरी हुआ है, एक पॉलिटिकल आदमी का कोई केस हम पे लग गया था, तो न्यायालय ने बाइज्जत बरी करने का आदेश उसमें दिया। वो आदेश फिर चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी वही आदेश दिया बरी करने का।
अब इसको भी अगर आप ना माने या कोई ना माने तो इसका कोई इलाज तो नहीं। वैसे डीपी यादव जी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े दबंग या यूं कहें कि बाहुबली मैंने देखे, उनके कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वो अपने मुकदमों को मैनेज नहीं कर पाए। नहीं नहीं, दबंगई लेकिन का मतलब है नहीं ना, है। तो लेकिन आपके पास ऐसी कौन सी कला थी कि आपने आपने अपने आप को एक भी केस में सजा नहीं होने दी? हम निर्दोष थे, इसलिए ये कला सबसे बड़ी है। हम्म, आदमी अपनी आत्मा के साथ जीने का इरादा रखे हम्म, और किसी के साथ कोई गुनाह ना करे, हम्म, तो ये सबसे बड़ी कला है। हम्म, समाज सेवा में इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। हम्म, समाज सेवा है। और हमने राजनीति भी अपनी मेहनत पसीने की कमाई के बल पे की है। हम्म, हमने, आज तो हम नोएडा में बसे हुए हैं, नोएडा में भी पहला राजनीतिक व्यक्ति शायद डीपी यादव ही होगा कि जिसने नोएडा अथॉरिटी से कभी 500 गज का प्लॉट भी नहीं मांगा। अगर स्कूल कॉलेज भी खुले हैं लड़कियों के या लड़कों के बच्चों के, तो हमने अपने फादर या अपने घर वालों की, परिवारों की जमीन में खोले। आपने कहा कि आपने कभी दूध का काम नहीं किया, खेती बाड़ी आप करते थे। फिर जी आपके बाबू किशन लाल जो कि दिल्ली के बड़े शराब व्यापारी थे, हाँ। उनसे मुलाकात कैसे हुई और फिर आप लिकर किंग बनते चले गए? नहीं, लिकर किंग तो बात, किंग तो कोई भी नहीं बनता है, ये तो एक दिए हुए शब्द हैं। हम्म, लेकिन किशन लाल जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, बहुत ही शरीफ और बढ़िया आदमी थे। गाजियाबाद में उनका शराब का कारोबार था। वो बात अलग है कि कोई व्यापारी, उस टाइम हम राजनीति में थे, एमएलए थे, मिनिस्टर भी थे, तो आना जाना तो लगा रहता है। तो उस लिहाज से कोई कुछ कहने लगे कि उन पर हमारा बर्दस्त है, तो ये तो बेकार की बात है। हाँ, सोशल सामाजिक दायित्व को निभाने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ने वाले व्यक्ति एक दूसरे से अगर ताल्लुकात रखें तो उसमें तो कोई गुनाह नहीं है। तो इस लिहाज से लोग कहने लगे, और इसमें कोई दो राय नहीं, कृष्ण लाल जी हाँ, आगे चल के व्यापार में हमारे हिस्सेदार भी रहे या हम उनके हिस्सेदार रहे। और एक चड्ढा ब्रदर्स थे, वो भी हम व्यापार में हिस्सेदार रहे, बड़े व्यापारी थे। हम तो लोग राजनीति करते थे, तो खाली इतना सारोकार उस बात से रहा। अब उसे आप जो किंग थे या किंग है, उसका शराब किंग से हमारा क्या ताल्लुक है? नहीं, उस दौर में कहा जाता था कि शराब कारोबारी के साथ अगर कोई दबंग व्यक्ति जुड़ जाए या कोई पॉलिटिशियन जुड़ जाए तो वो दिन दूनी रात चौगनी की तरक्की करता था, और इसीलिए बाबू किशन लाल ने आपके सामने ऑफर रखा कि डीपी जी आप मेरे साथ जुड़ जाओ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको लिकर किंग बना अब दूंगा। सवाल यही तो है ना कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे बताए हुए पे आप विश्वास नहीं नहीं, कर मैं रहे तो हैं, और जो लोगों से सुनी सुनाई बात है कि लोग क्या कहते हैं, अखबार क्या लिखता था, मैगजीन में क्या लिखा था, उसमें मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। आप जो पूछना चाहें पूछिए, मैं तभी आपसे बिल्कुल बेबाक तरीके से मैं सवाल बिल्कुल पूछ रहा हूँ, बेबाकी से ही जवाब दूंगा। ताकि भाई जो आपके बारे में भ्रांतियां हैं या गलत परसेप्शन बना के तो उसके बारे में आप बताएं। क्योंकि अगर आप गूगल में, मैं खुद आपसे कहता हूं कि हाँ। आप गूगल में अपना नाम टाइप करिए, तो गूगल में टाइप करके आपको पता लगेगा कि बाहुबली नेता, मैं कह रहा हूँ मुलायम सिंह को धोखा देने वाले उस नेता। दुनिया के लोग हम हैं ही नहीं, हाँ, और हमने जिंदगी में कभी किसी को धोखा दिया ही नहीं। मुलायम खैर सिंह जी, उसके बारे में बात मुलायम करेंगे। सिंह जी तो बड़े नेता थे, आज भी और कल भी हम उनकी इज्जत करते हैं। वो गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे। तो ऐसे, हरियाणा में आपका शराब का कारोबार रहा जी कभी? नहीं, कभी नहीं रहा, तो आज तक नहीं हरियाणा रहा। में आपका नाम कैसे आ गया कि भाई नाम, वहां पर जो शराब आपने सप्लाई की थी, कच्ची शराब, नाम तो इन केसों में कैसे आ गया हमारा, 9 जो आप कह मुकदमे रहे आपके हैं? खिलाफ हुए, 350 से ज्यादा लोग मारे गए मैं उसमें। कह तो रहा हूँ, कभी हमारा हरियाणा में कारोबार ही नहीं रहा। हाँ, महज इस लिहाज से कि जैसे रंजिशन आज भी कई बेगैरत लोग हमारा नाम ले देते हैं किसी बात में। नोएडा ही है, नोएडा में किसी की मोटरसाइकिल पकड़ी जाए तो कह देता जी मैं डीपी यादव के गांव का हूँ, मैं उनका भतीजा हूँ। और जब फोन आता है तो हम भी कह देते हैं, रिक्वेस्ट करके, निवेदन दरोगा से या किसी अधिकारी से कि भैया अगर गलती नहीं हो तो इसको छोड़ देना। महज ऐसा ताल्लुक है तो लोगों के नाम लेने का क्रम तो अलग रहता है। अब कोई एमएलए हो जाए तो वो एक, उसकी एक प्रतिष्ठा बन जाती है, एक सर्किल बन जाता है। तो कोई भी आदमी अगर उसके साथ कोई वाकया, कोई बात होती है तो उसके पास पहुंचता है कि जी ऐसा हो गया, ऐसा कह दीजिए। अब हम लोग तो चूंकि समाज के, पब्लिक के लोग हैं, तो पब्लिक के लिए तो संघर्ष, लड़ाई लड़नी पड़ती है, कहना भी पड़ता है। हम उस पर यकीन करते हैं जो सामने खड़ा हुआ आदमी कह रहा है, उसकी बात को पूछते भी हैं अधिकारी से, भाई अगर इसकी कोई गलती नहीं है तो इसको रियायत दे करके भेज दिया जाए। तो ये सारी बातें इस तरह डेवलप होती हैं। तो मेरा तो कभी कोई कारोबार रहा नहीं हुआ। हाँ, अब वो अलग बात है कि बाबू किशन लाल थे, उनका कारोबार था हरियाणा में। पौंटी चड्ढा थे, उनका कारोबार था हरियाणा में। अब वो अगर हमारे साथ उठते बैठते थे या आते जाते थे तो उस लिहाज से कई लोग कहीं कहीं नामों के इस तरीके से परिप्रेक्ष्य में लेते देते रहते हैं। जो आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपने पंजाब में कोई चीनी मिल कब्जा ली,
मथुरा में आपने कोई थ्रेड बनाने वाली कंपनी थी, कोई उसको ऐसे कम पैसे देकर रजिस्ट्री करा ली, नहीं किसी फार्म हाउस पर कब्जा करने की बात नहीं है। कभी नहीं किया, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ। हमारे अपने बाप की दी हुई आज भी हमारे पास 60-70-80 बीघे की खेती की जमीन है, और कैसे कोई किसी की चीनी मिल पर कब्जा कर सकता है, आज तक हमने तो कभी सुना नहीं। अब जिन लोगों ने सुना हो वो बेहतर जानते होंगे। शुगर मिल तो एक इतनी बड़ी उद्योग है, इतना बड़ा इंडस्ट्री है, पूरा सेटअप जिसे गवर्नमेंट बैंक को सारे मिलकर के चलाते हैं, उस पर कैसे कब्जा किसी का हो सकता है? और उसमें एक चीनी मिल में कम से कम 40 हजार किसान जुड़े हुए होते हैं, उनके परिवार उससे जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। अब चूंकि किसी ने कह दिया, किसी ने सुन लिया, किसी ने लिख दिया, तो इसका क्या इलाज है? तो ये सब बेबुनियादी बातें हैं। ये कंप्लीटली बेबुनियादी बात इसलिए है जिनका कोई बेस नहीं है ना। कभी आपने अपने वर्चस्व का, अपनी दहशत का इस्तेमाल इन सब में नहीं नहीं, किया? अगर हमने कबड्डी खेली तो कोई वर्चस्व दहशत की बात नहीं है। अगर मैं नेशनल प्लेयर रहा, वॉलीबॉल में रहा, तो उसमें भी कोई दहशत और डर की बात नहीं है। वो तो हुनर है, इल्म है, अपने कर्तव्य और मेहनत की बात है। अगर आप किसी खेल में आगे बढ़ते हैं तो वो तो कोई अदरवाइज बात है नहीं। आप अपनी मेहनत पर, अपने हुनर पर और उस पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा डीपी जी, ये बताइए, आप स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं जी इसके अलावा नेशनल प्लेयर आप रह चुके हैं, जी किसान, खेती किसानी आप कर चुके हैं, राजनीति आप कर चुके हैं, जी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो ये सब काम कर चुके हैं, लेकिन उनके नाम के आगे या नाम से पहले बाहुबली नहीं लगता, उनके खिलाफ इतने मुकदमे नहीं हुए कभी, तो आप ही के साथ ऐसा दुर्भाग्य कैसे हुआ? अब ये बेगैरत और बेवकूफ लोग हैं जो बाहुबली, डीपी यादव जैसे लोगों को कहते हैं। बाहुबली तो हनुमान जी को कहते हैं, समझा नहीं है? महाबली वो पूजनीय नाम है। बाहुबली भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को मैं खूब जानता हूँ। मैं बीएचयू का स्टूडेंट भी रहा हूँ, हिंदी लिटरेचर में भी मेरे अच्छा, मैं समझता हूँ मुझे शब्दों का थोड़ा घना ज्ञान है। तो कुल मिला करके, लेकिन अब जो लोग कहते हैं, अब हम किसको क्या रोकने जाएं, क्या कहने जाएं? हम वैसे तो बाहुबली शब्द आपकी नजर में नेगेटिव है या पॉजिटिव है? बाहुबली नाम, बाहुबली शब्द हाँ, आपकी नजर में पॉजिटिव है नेगेटिव है? भाई अगर देवी देवताओं को कहते हैं तो पॉजिटिव है, अगर किसी आम आदमी के नाम जोड़ा जाता है तो नेगेटिव है, तो इसको क्या कहा जाए? अच्छा वैसे जब अकेले में आप सोचते होंगे, जब आपको लोग कहते होंगे भाई बाहुबली नेता डीपी यादव, तो अकेले में आपको कैसा लगता था? मन प्रफुल्लित होता था कि भाई नहीं, होना भी नहीं या चाहिए। आपको दुख होता था कि आप मेरे नाम का इस्तेमाल गलत होना हो भी रहा नहीं है? चाहिए। भाई ये आदमी अच्छा है, समाज सेवी है, लोगों के काम करता है, निष्पक्ष राजनीति करता है, ईमानदारी की राजनीति करता है, ये शब्द सुनकर के तो आदमी को संतुष्टि होती है। लेकिन ऐसे नाम जो समाज को दहशत, डर या भय का तारुफ कराएं, उनसे सुनकर के कैसे अच्छा लग सकता है? तो अगर मैं एनसीआर की बात करूं डीपी यादव जी, हाँ जी, तो बहुत सारे आपके पुराने लोग भी हैं जिनसे मेरी बात होती है, या जो उस दौर के पुराने लोग हैं, तो वो कहते हैं कि डीपी यादव ने अपने हाथ से कभी किसी के थप्पड़ भी नहीं मारा। मैं कहता रहा हूँ, कभी उस बात का ताल्लुक ही नहीं रहा। हम घर से बदमाशी करने नहीं, देश सेवा करने निकले हैं, समाज की सेवा करने निकले हैं, लोगों को, गरीबों का भला करने निकले हैं। लेकिन सिस्टम था आपके पास ऐसा नहीं, बैकडोर से आप कुछ भी करवाते नहीं, लोग जो ये समझते हैं कि हम उनसे दौड़ में आगे आ सकते हैं, वो लोग विरोध करते हैं, वो लोग दूसरों को जोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों का, अब या तो आप उनका, मैं कोई पुलिस का ऑफिसर तो हूं नहीं कि जा करके उनको जबरदस्ती लाठी बजाऊंगा, रोक दूंगा। अब जो लोग कह करके आगे बढ़ने का, मीडिया में जाने का काम करते हैं, तो उनको क्या हम रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? ये तो मतलब बोलने की स्वतंत्रता तो हमारे संविधान ने दी है हमको। एक दिल्ली का बड़ा बदमाश था कालू मेंटल, आपको याद होगा, नव्यू मार्केट पर आपका जो ऑफिस था वहां पर उसने आपके ऊपर 2 या 3 बार हमला कराया था। दिल्ली का तो नहीं, इधर मेरठ का था शायद। हाँ। तो उसने हमला क्यों कराया था आपके ऊपर? वो ऐसे ही लोगों द्वारा जो लोग हमें आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते थे। भाई बुनियादी क्या है कि बुनियादी तौर से तो हम गांव देहात के लोग हैं, गांव से उठे, गरीबी में पले, झोपड़ी के स्कूलों में पढ़े, आगे बढ़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन जब समाज में आगे बढ़ना शुरू किया और काम कर, देखिए काम आप अच्छा करेंगे ना तो एक ना एक दिन तरजीह आपको मिलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम है। तो बदलाव तो हर जगह आता है और प्रकृति ये कहती है कि बदलाव को कोई रोक भी नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर ऐसे लोग जो नहीं चाहते थे
कि इस तरह की प्रतिस्पर्धा में कोई ऐसे व्यक्ति आए कि जो निष्पक्ष तरीके से राजनीति करें, लोगों का इस तरीके से साथ दें आगे बढ़ के, उनका विरोध होना तो निश्चित मतलब था। आपकी हत्या कराने के लिए बदमाशों का इस्तेमाल किया गया। एक कर ब्रजवीर सकते था हैं, बागपत का रहने वाला, उसने भी आपके ऊपर हमला कराया था शायद। पुराने टाइम की बात है, हाँ ये शायद विद्यार्थी जीवन की बात है। हाँ। हाँ, ऐसी कोशिश लोग करते रहे हैं। मतलब जब आपका बदमाशी से कोई नाता नहीं था मेरा तो बदमाश क्यों पड़े थे आपके आज भी पीछे? नाता नहीं है, हमारा बदमाशी से हेट करते हैं, हमें घृणा है। हम्म, एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा कभी बदमाश हो भी नहीं सकता, हम्म, क्योंकि हम बड़े हुए हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के तराने सुनते हुए। हम्म, और इस पक्ष का आपको आज भी जानकारी नहीं है कि मैं एक राइटर भी हूँ। मैंने 6-7 किताबें लिखी हैं। पिछले बरस वर्ल्ड बुक एग्जीबिशन में मेरी किताब का इनॉग्रेशन भी हुआ था, वेद प्रकाश वैदिक जी ने किया था। जी। आज उस ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, बुजुर्ग हमारे बहुत बड़े राइटर थे वो भी, और बड़ी जानी मानी हस्ती थे पत्रकारिता में, तो अभी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसे स्वभाव का आदमी क्या किसी अनसोशल एक्टिविटी में शामिल हो सकता है? आप एक का नाम बताइए कि कोई कवि, क्या कभी क्रिमिनल होता देखा है? अगर याद हो तो बताइए। तो उस मानसिकता के लोग हैं हम। लेकिन जो लोग सामने बैठे हैं, जो राजनीति को रोकना चाहते हैं या रोक करके खड़ा करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आपके साथ इत्तेफाक बहुत हुए, जैसे जिन लोगों ने भी आपके ऊपर हमला किया, चाहे जो गैंग्स थे, वो अपने आप खत्म होते चले गए। लोग किससे कहानियां बनाते थे कि भाई पीछे से आपने काम करा दिया, या उनके नहीं, ऐसे या कोई वास्तव में भगवान ने उनके की के सजा उनको नहीं, दी। ऐसे कोई हमले हुए भी नहीं। हम्म, एक घटना को छोड़ गया तो कोई हमला नहीं हुआ। हम्म, तो ऐसी तो कोई घटनाएं हुई नहीं। अब ये भी मतलब सुनी सुनाई बातें हो सकती हैं, हम्म। बाकी तो अच्छा डीपी जी, ये तो आपके एक जीवन के काले अध्याय की बात हो गई जी जी कि जी जो आपके जीवन से क्रिमिनल का परसेप्शन जुड़ा, बाहुबली नाम आपके उससे जुड़ा। जी अब मैं बात करता हूँ आपके राजनीतिक जीवन के बारे में। जी। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो बलराम सिंह जाखड़ जी ने आपको कांग्रेस ज्वाइन कराई थी और पहली बार आप किसी नेशनल पार्टी में शामिल हुए थे। हाँ, बलराम जाखड़ जी भी थे, बलराम सिंह यादव भी थे, हम्म, और भी कई लोग थे। तो मैं शुरू में जब मैडम इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो एक यहाँ के गुर्जर बड़े नेता थे और बड़े वो थे चौधरी धारा सिंह, वो रेसलिंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी थे इंडिया के। और ये सतपाल पहलवान और बहुत सारे पहलवान उनकी शागिर्दी में, गुरु हनुमान के यहाँ भी हमारा आना जाना था उनके साथ में। तो वो एक बार लेकर के हमको मैडम से मिलवाने गए और मैडम से मुलाकात भी हुई, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में ये सिलसिला शुरू हो गया राजनीति का। तो मैडम से जो आपकी मुलाकात कराई, क्या क्या कर कराई कि ये बाहुबली हैं या समाज सेवी हैं? मैं तो तब स्कूल का स्टूडेंट था, कॉलेज का। अच्छा। तो किसी बात को कह के कैसे, हाँ हमारे क्षेत्र के अच्छे लोगों में हैं, और इसीलिए साथ गए थे। और ज़्यादा लोग गए भी नहीं थे। एक स्वामी जी थे कांग्रेस के बड़े लीडर गाजियाबाद में, वो थे, चौधरी धारा सिंह थे, रोशन लाल थे, राजपाल त्यागी थे शायद। ये लोग तो 8-10 लोग थे। तो मुलाकात में तो क्या कहा इंदिरा जी ने आपसे उस वक्त? मुझसे कहा था, बढ़िया बात है, नौजवान लोगों काम करो, पब्लिक का, जनता का काम करो, आगे बढ़ोगे। मुलाकात। फिर उसके बाद राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा बताइए अपने। राजनीतिक सफर क्या, राजनीतिक तो मेरा सफर राजनीतिक ऐसा है, लेकिन हम किस किस से कहने जाएं, घर घर। एक दफे प्रमोद महाजन ने जरूर अटल जी की सरकार में कहा था, जब एक मीडिया में कोई हमारा विरोध हो गया था, कि डीपी यादव से बड़ी राजनीतिक परिभाषा बताइए, जो आदमी गांव का प्रधान रहा हो, ब्लॉक प्रमुख रहा हो, लगातार 4 बार एमएलए रहा हो, लोकसभा में रहा हो, राज्यसभा में रहा हो, इससे बड़ी परिभाषा क्या होती है राजनीति में? अब किस किस को समझाने जाएं, कहने जाएं, क्योंकि एक तरफ जैसे आपने नाम लिया अभी बाहुबली डीपी यादव है, दूसरी तरफ राजनीति की ये लंबी सीढ़ियां हैं जिन्हें पार करते हुए वो ऊपर चढ़े, इनकी तरफ को ध्यान नहीं देता, वो नजर नहीं जाती किसी की। हाँ, 4 बार के आप विधायक हैं, एक बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। जी जी, अटल जी से आपकी खूब मुलाकात होती थी। लोकसभा में भी रह चुका हूँ। हाँ। और आज की डेट में मैं कम से कम 15,000 बच्चों को शिक्षा देता हूँ, उसका मीडिया का जिक्र नहीं करता, समझ नहीं आई बात। उनमें कम से कम सैकड़ों बच्चे ऐसे होंगे गरीब, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, बदन पे कपड़ा नहीं है, उनको भी पढ़ाने का काम डीपी यादव करता है। जिस आदमी ने कभी विधानसभा से अपनी तनख्वाह ना ली हो,
या लोगों की सेवा में ही लगा रहता हो। लेकिन इन बातों को क्यों मीडिया नहीं गिनना चाहता, इस बात का मुझे अफसोस है, या मेरा दुर्भाग्य फिर ये। दो ही बातें हो सकती हैं, या बहुत बड़ी साजिश है, प्लानिंग है, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। उनमें मीडिया कर्मी भी हो सकते हैं, उसमें नेता लोग भी हो सकते हैं, उनमें अधिकारी भी हो सकते हैं। अब इस बात को छान करके अलग अलग करने कौन जाए। लेकिन लगता है मुझे कि एक बड़े षड्यंत्र का शिकार मैं हुआ, और उस षड्यंत्र के शिकार में मेरे को कई सैक्रिफाइस भी करने पड़े, परेशानियां भी उठानी पड़ी। मैंने जिंदगी में कभी कोई अनैतिक काम नहीं किया, और कभी जिंदगी में मुझे याद नहीं, ना मैं करने की कोशिश करूंगा। कानून को कभी तोड़ा नहीं, कानून को कभी हाथ में नहीं लिया। हम पढ़े लिखे लोग हैं, कानून की आज भी इज्जत करते हैं, कल भी करते थे, आगे भी करेंगे। और जिस आदमी ने हाउस में खड़े होकर संविधान पे हाथ रख कर कसम उठाई हो, कसम खाई हो, तो ये कैसे हो सकता है। और हमारी परिवार की पृष्ठभूमि कमजोर नहीं है। हम उस वक्त के उन लोगों के बच्चे हैं कि जब इस देश में गुलामी की जंजीरें पड़ी थी, और घर से निकल के पैदल चल के वो लोग दिल्ली के लाल किले पे देशभक्ति का गाना गाने जाया करते थे। उन लोगों की सीखी हुई बातें आज भी हमको याद हैं। महात्मा गांधी के किस्से, सरदार पटेल जी के किस्से, पंडित जवाहरलाल नेहरू के किस्से, अटल बिहारी वाजपेयी के किस्से, सब हमारे घर परिवार के लोग, तो हम ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं। आपकी मुलायम सिंह यादव जी से मुलाकात कैसे हुई? मुलायम सिंह जी, मैं जब ब्लॉक प्रमुख बन के लौटा, तो एक दिन मुलायम सिंह जी हमको यूपी भवन में बुलाए किसी को भेज करके, और हमको उस कमरे में 4 लोग मिले। मुलायम सिंह जी, रेवती रमन सिंह जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी, और रमाशंकर कौशिक जी। ये चारों उस टाइम विधानसभा के सदस्य थे, और शायद मुलायम सिंह यादव लीडर अपोजिशन थे, जहां तक मेरा जानकारी का ताल्लुक है। उन्होंने कहा, भाई डीपी यादव जी, आपको, तब डीपी यादव भी नहीं था, तब तो धर्मपाल नाम था मेरा। आज भी मैं तो उसी नाम को ज्यादा पसंद करता हूँ। अब ये लोगों की अपनी बात है। तो उन्होंने कहा कि आप ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं, क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैंने सोचा भी नहीं था कभी। मैंने कहा, जी आपकी मेहरबानी हो तो मैं लड़ सकता हूँ, और मैं चुनाव लड़ लिया और मैं जीत गया जी। तो यही बात है, जब आप पब्लिक के कार्य नहीं करेंगे। मैं लगातार बुलंदशहर से, मतलब ये तो हैट्रिक है ना। आज तक आजादी हुए देश में आज तक कोई व्यक्ति 3 बार एमएलए नहीं बना है बुलंदशहर कॉन्स्टिट्यूंसी से। पहला व्यक्ति मैं हूं जो बना। वो इसीलिए बना कि हर गांव के आदमी के दरवाजे तक पहुंचना मेरा काम था। हर गांव में जाकर के उसकी अभाव भरी परेशानी को कोशिश करता था दूर हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, चाहे बड़ों की बात हो। तो शायद ईश्वर की मेहरबानी से, पब्लिक के प्यार से मेरे हिस्से में वो चीजें आई। तो ये भी एक विरोध का कारण बना कि ये व्यक्ति ही 3 बार क्यों यहाँ से एमएलए बन गया और मिनिस्टर बन गया। तो ये बातें भी रहती हैं। पक्ष और विपक्ष दुनिया में 2 ही चीज हैं। जहां आप पॉजिटिव वे में चलते हैं तो उसके पैरेलल अच्छाई भी चलती है और बुराई भी चलती है। तो कुल मिलाकर के इन चीजों के शिकार रहे। डीपी जी, आपके बारे में 2 बातें कही जाती हैं कि जब मुलायम सिंह जी से आपके रिश्ते खराब हुए। पहली बात ये कही जाती है कि यादवों में आपका प्रभाव बहुत बढ़ रहा था, और मुलायम सिंह यादव को लगा कि अगर डीपी यादव को ऐसे ही वो छूट देते रहे तो एक दिन मुलायम सिंह का नाम लुप्त हो जाएगा और डीपी यादव बड़ा नेता बन जाएगा, यादवों का सिरमौर बन जाएगा। दूसरी बात ये कही जाती है कि आपने मुलायम सिंह यादव को धोखा दिया। तो इसमें से कौन सी बात आप सही मानते हैं? देखिए, धोखा तो मैं कभी किसी को दिया ही नहीं, और मुलायम सिंह जैसे बड़े नेताओं को, और ना मैं ये कहता कि मुलायम सिंह जी हमसे ईर्ष्या रखने लगे थे। तो ऐसी कोई बात हमारी नज़र में तो है नहीं। हाँ, जब आदमी काम करेगा तो आगे बढ़ेगा निश्चित तौर से, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो विरोध तो राजनीति में पैदा होता रहता है, आज भी होता है, कल भी हुआ था लोगों का। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि हमको मुलायम सिंह जी से, वो बड़े नेता थे। एक ब्लॉक प्रमुख से उठाकर सीधा उन्होंने आपको विधायक बना दिया। नहीं तो लोग ब्लॉक प्रमुख भी नहीं होते तब भी विधायक बना देते। और उसके बाद आप मुलायम सिंह यादव के खिलाफ ही चुनाव लड़े। नहीं, वो अलग बात है। ऐसा हुआ कि यहाँ के एक महान नेता थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा। अमर सिंह जी वो मुलायम, हाँ, वो मुलायम सिंह जी के करीबी थे।
अब उन्होंने मुलायम सिंह जी को पता नहीं क्या पढ़ाया, उन्होंने मेरी सिटिंग सीट जो संभल लोकसभा थी वहीं से जाके नॉमिनेशन करा दिया उनका। अब मेरे सामने तो कोई रास्ता बचा नहीं, मैं तो बिल्कुल अंधेरे में था। उस समय आप समाजवादी पार्टी में थे? हाँ, तो मतलब ये है कि मेरे सामने ऑप्शन भी क्या था। तो मेरे को, मैं अपने एमपी हाउस में बलवंत राय मेहता पे बैठा हुआ था, इत्तेफाकन फोन आता है। फोन लड़के ने, मेरे साथ के एक लड़का था अपना अरविंद, उसने उठाया और उसने मेरे से कहा, जी पीएम हाउस से फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। तो मेरे लिए तो एक अचरज था, क्योंकि मैं तो एमपी था, पीएम हाउस से क्यों फोन आया, लेकिन मैंने फोन लिया। तो सामने रंजन भट्टाचार्य जो अटल जी के दामाद कहे जाते थे, वो फोन पे थे। मैं रंजन की आवाज को पहचानता था। तो मैंने कहा, रंजन जी आप बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ अरीफ भाई मैं ही बोल रहा हूँ, और अटल जी आपसे बात करना चाहते हैं। ये मेरे लिए दूसरे अचरज की बात थी। प्रधानमंत्री हमसे, मैंने कहा फोन लगा के, जी क्या आदेश है सर? तो उन्होंने कहा, भाई यादव जी, तब तक मुलायम सिंह जी नॉमिनेशन कर चुके थे संभल की सीट पे। कि अरे भाई यादव जी चुनाव तो लड़ना चाहते हो? तो मेरे लिए तो एक रोशनी थी ये, क्योंकि मेरे सामने तो 2 दिन कुल नॉमिनेशन के रह गए थे, कोई रास्ता था ही नहीं, और मैं किसी और पार्टी में जाने का कोई उस टाइम मतलब भी नहीं था। तो मैंने कहा, सर अंधे को क्या चाहिए, 2 आंख, 1 आंख भी मिलेगी तो अपना गुजारा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम पीएम हाउस आ जाइए। मैं वहाँ से पीएम हाउस चला गया। उन्होंने कहा कि जाइए आप ऐसा कीजिए, उन्होंने सुषमा स्वराज जी को फ़ोन किया कि डीपी यादव जी एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं, इनका अरेंजमेंट करो लखनऊ भेजने का, वहाँ से अपना एबी फार्म ले आएंगे। तो उस टाइम राजनाथ सिंह जी पार्टी अध्यक्ष थे और कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। मैं गया, वहाँ एबी फार्म मिला, आया, मैंने नॉमिनेशन, मेरे सामने इसके अलावा रास्ता नहीं था कोई भी। तो मैंने धोखा कभी किसी को नहीं दिया, वो तो हम में खून ही नहीं धोखा देने का है। वो एक ऐसी मजबूरी थी कि चुनाव लड़ना था और मैं सिटिंग एमपी भी था। तो मैंने अटल जी की उस आदेश को सिरोधारी करके, और एक प्रधानमंत्री एक एमपी से कहे तो मना करने का कोई कारण भी नहीं होता है। और बीजेपी अच्छी पार्टी थी, आज भी एक विचारधारा की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। तो मैंने उस लिहाज से जा करके फार्म ले लिया, चुनाव हो गया। कैसा चुनाव था? मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बहुत चुनाव लड़ रहे थे शानदार आप। चुनाव था, बल्कि मैं कह सकता हूं कि आखिरी जनसभा में, जिसमें करीबन 1 लाख लोग मौजूद थे, वो जगह रहरा है एक संभल लोकसभा क्षेत्र में ही, गंगेश्वरी विधानसभा में वो उस पड़ती समय थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, हाँ जी, और लेकिन बाद में चुनाव के दौरान ही शायद सरकार डिस्टर्ब हो गई गिर थी गई कुछ। थी, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे चुनाव की वजह से ही गिरी थी, क्योंकि 2 पार्टियों ने मिलकर के कल्याण सिंह जी की सरकार को गिरा दिया था। अब मैं ये एनालाइज नहीं करूंगा कि क्या गलती थी क्या नहीं गलती थी, बहुत सारी बातें होती मतलब हैं। आपकी वजह से मेरे भाजपा की चुनाव सरकार की गिर गई। मेरी चुनाव की वजह से सारी दुनिया ही जानती है। हाँ। आप तो इतने पुराने मीडिया कर्मी हैं, आप क्यों नहीं जानते मैं नहीं समझता, लेकिन पूरी दुनिया ही जानती है, क्योंकि उस चुनाव में खेतों के अंदर नंगे पैरों से फॉरेन के, बाहर मुल्कों के पत्रकार कैमरा रख के कंधे पे घूमा करते थे, हम लोगों को मिला करते थे। तो ऐसा चुनाव था वो। तो नहीं, वो, मुझे जानकारी पूरी है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हाँ हूँ, खैर, दर्शकों को बताएं। खैर, और उस चुनाव के बाद आपका हाउस अरेस्ट भी किया गया, आपके हाँ, ऊपर हाँ, रासुका भी लगी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे सारी कहानी मालूम है नहीं उस ठीक दौर की, बात है। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना और चाहूंगा। रासुका हटाने में भी इलाहाबाद माननीय हाई कोर्ट ने हाँ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पे 25,000 रुपये फाइन किया। कैसे, क्यों हुआ ऐसा? एक दफा रासुका लगा दी, रासुका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तोड़ दी 1 महीने के बाद। तो रात को ही 1 बजे एक एडीएम दूसरी रासुका लेके आ गया। तो जेल में बंद व्यक्ति क्या करेगा? उन्होंने कहा करो साइन। अब जेल तो जेल है, अब क्या विरोध करने का मतलब क्या? जब डीएम ने साइन कर दिया एक दस्तावेज पे, तो आपके ऊपर लागू होगी वो। तो उन्होंने दोबारा भी रात को रासुका लगा दी। तो फिर मुकदमा हाई कोर्ट के सामने गया, और हाई कोर्ट ने फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पे 25,000 रुपया फाइन करते हुए और रासुका हटाने का काम किया। डीपी जी, ये देखिए, ये कितनी बड़ी राजनीतिक दुश्मनी थी मुलायम सिंह जी को आपसे, कि आपकी वजह से, उन्होंने आपके चुनाव की वजह से भाजपा की स्थिर सरकार को गिरा दिया। अब ये बाद में मालूम, जो थोड़ा घना हमने मालूम करने की कोशिश की, ये सब कारस्तानी जो थी वो उस महान आदमी की थी जो मैंने अभी आपको बताया, कि जिन्होंने
मुलायम सिंह जी को मिसगाइड करके ये काम इसलिए कराया कि अगर संभल लोकसभा क्षेत्र डीपी यादव से छीन ली जाएगी तो डीपी यादव को यहाँ रोक दिया जाएगा। और इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने, वरना मानिए मुलायम सिंह जी क्यों संभल चुनाव लड़ने आते, उनके पास तो सैकड़ों लोकसभा सीटें, मैनपुरी थी, इटावा थी, आजमगढ़ था, कानपुर था, दुनिया भर के जो बड़े नेता थे कहीं सब लड़ सकते थे। थोड़े उस समय जब सरकार को गिराया तो पूरी थोड़ी कहानी बताइए हमारे दर्शकों को कि अब क्या कहानी पूरी मैं कहानी बता है? देता हूँ। उस टाइम गवर्नर थे अपने उत्तर प्रदेश के। अब किसी ऐसे व्यक्ति का आज नाम लेना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो गवर्नर साहब को उन लोगों ने मिलकर के, दो पार्टियों ने किसी भी ढंग से, और एक कागज पर अपने विधायकों का लिस्ट लेकर के और उनको दे दी कि हमारा बहुमत है और बीजेपी की सरकार अल्पमत में है, जो कि बीजेपी अल्पमत में नहीं थी। और इसी बात को गवर्नर साहब ने अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद उसको अल्पमत में घोषित करके नई सरकार को करा दी। ये हुआ। और जब नई सरकार बन गई, आप अपने फार्म हाउस में थे शायद, जी हाँ। तो रात में बड़ी फोर्स वहां पर आई, तो आपको क्या लगा कि मैं आपको पकड़ने आई है फोर्स? नहीं, मेरे को बाहर से लड़के ने आके बताया, बल्कि उस टाइम के एक यादव लीडर थे दर्शन सिंह जी, वो भी, और ये अशोक प्रधान नोएडा से एक एमपी थे उस टाइम, वो भी मेरे साथ बैठे हुए थे। तो बाहर से आके बताया जी 2 आईपीएस ऑफिसर आपसे मिलना चाहते हैं। उनमें एक एसएसपी मुरादाबाद के बख्शी थे और एक राय साहब थे, वो भी आईपीएस थे। तो मैंने कहा भाई बुला लाओ जो आए हैं। तो आए, तो आकर के उन्होंने मुझसे कहा जी कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने आपकी विशेष सुरक्षा के आदेश दिए हैं। तो मैं समझ गया क्या आदेश दिए होंगे। तो उन्होंने फिर बताया कि जी आप जब कल से यहाँ से बाहर जाएं क्षेत्र में, कन्वे सिंह में, तो हमारा एक एसडीएम और आपके साथ पीएससी की गाड़ियाँ चलेंगी। मतलब मर्जी है आपकी, हम विरोध भी करते तो क्या करते, और विरोध क्यों करते, ये तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया, तो हम गवर्नमेंट के सिस्टम के बाहर जाने की बात तो सोचते भी नहीं। उन्होंने जो कुछ किया होगा, जैसे किया होगा, तो इससे हाउस अरेस्ट की संज्ञा दी जा सकती है। और फिर जब तक वोट पड़ा, जब तक चुनाव हुआ, ये फौज इसी तरह हमारे साथ लगी रही। ऐसा हुआ। चलिए, वो दौर तो खत्म हुआ। फिर 2012 के चुनाव से पहले जी, अखिलेश यादव जी आपको पार्टी ज्वाइन कराना चाहते थे और लगभग सारी तैयारियां पूरी हो गई थी, और अचानक उन्होंने आपकी पार्टी में एंट्री से उन्होंने बैन कर दिया कि डीपी यादव को पार्टी में मैं नहीं लूंगा, और ये मैसेज गया कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। फिर आपका परसेप्शन ने आपका नुकसान किया। दरअसल देखिए, अखिलेश यादव जी तो अपनी बात तो खुद ही ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, मैं उस पर क्या कमेंट करूं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे उनसे निकटतम उस पार्टी से संबंध पहले भी थे, बाद में भी रहे। तो उन्होंने ये निर्णय किस बेस पे लिया कि कुछ ना कुछ बेस ही रहा होगा। तो वो एक बात जो मेरे समझ में आई, तब एक चैनल होता था यहाँ, स्टार न्यूज। स्टार न्यूज था। हाँ, और उसमें मेरे को लाइव करने आए, दिल्ली में एक टीम आई वैन लेकर के, उन्होंने कहा जी हम आपकी ये लाइव करना चाहते हैं। तो उन्होंने भी मेरे से कहा, तो मैंने उनसे ये कहा कि मन की नाई तो मैं टिकट मांगने गया था, अब वो अपने आप कोई निर्णय लें तो ये उनकी कमज़ोर मानसिकता हो सकती है, या राजनीति में कम जानकारी हो सकती है। तो ये सारी बातें हुई, और उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई हम मायावती जी की, मैं बीएसपी में भी था, तो मायावती जी की पार्टी से जो लोग आए हैं उनको हम टिकट देंगे। मैं बोला भाई मैं तो मायावती जी की पार्टी से आया नहीं, मेरे तो तब 4 एमएलए थे विधानसभा में, मेरी अपनी पार्टी थी, राष्ट्रीय परिवर्तन दल, उसे मैं चुनाव लड़के गया था। तो मैंने कहा भाई हम तो अपनी पार्टी से हैं, और अगर अखिलेश जी ये कहते हैं कि भाई मायावती जी की पार्टी से आए हुए लोग को टिकट नहीं देंगे, तो हम मायावती की पार्टी से आए नहीं है। ये कह करके वो समाप्त हो गया। बाकी तो सोच उनका है। तो ये रहा। तो उस समय आपको दुख हुआ कि भाई फिर आपको बाहुबली होने की वजह से अखिलेश जी ने दूर कर दिया अपने आप से? मैं कह रहा हूँ कि वो वजह ही नहीं है। हमने ना कभी बाहुबली अपने आप को समझा, ना बाहुबली से कोई ताल्लुक उस बात का है। तो लेकिन निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण जरूर था, क्योंकि अचानक एकदम से कोई निर्णय लिया जाए तो उसके लिए आदमी कोई किसी तरह के बेस पे तो, बुनियाद पे तो खड़ा होना चाहेगा। चलिए डीपी यादव जी, अब मैं आपके जीवन के उस पहलू के बारे में बात करूंगा जो बहुत दुखद है।
एक पिता के लिए ये सबसे कठिन दौर है कि जब उसकी संतान किसी मर्डर के केस में जेल के अंदर बंद है। और नीतीश कटारा हत्याकांड के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे देश दुनिया की मीडिया ने उसको दिखाया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अपने बेटे के बारे में, विकास यादव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या तो विकास यादव ने वाकई वो घटना को अंजाम दिया या अपने बेटे को भी आप जी निर्दोष नहीं, मानते हैं? विकास, मैं अब इस बात को आपको देखिए, जो निर्णय माननीय न्यायालय कर चुका है उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। हमने सर झुका करके उस बात को माना। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं और कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे कानून टूटे या कानून का नुकसान हो। और जहां तक अब मेरे ताल्लुक लिए मैं कह सकता हूँ पिता होने के नाते कि विकास उस मामले में गुनहगार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से डीपी यादव को बाहुबली का नाम दे दिया गया, ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो उसके पीछे क्या है क्या नहीं है, अब मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहता कि वो निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। वैसे देखिए, डीपी यादव जी, उस मामले में तमाम पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, काफ़ी ईमानदार ऑफिसर उसमें लगे, कई तरह के साइंटिफिक टेस्ट हुए। खैर उसमें तो खैर आपने कहा कि न्यायालय का जो आदेश हो चुका है उसके आगे आपने सर झुका निश्चित दिया है, तौर पर। तो उसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी जी लेकिन इसी मामले से जुड़ा एक बहुत ही अहम कैरेक्टर है, जी वो है अजय कटारा। जी अजय कटारा आपके ऊपर लगातार ये आरोप लगाता है कि भाई आपने उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। उसने गवाही दी, गवाही देना उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। वो एक झूठा गवाह है, बेबुनियाद बात वो करता है, आज भी करता है। जगह जगह जाके मीडिया वालों के सामने जो ड्रामा, प्रपंच और फ्रॉडगर्दी वो करता है, वो कई अखबारों में भी छपा है। इसलिए मैंने तो कभी ना उसके खिलाफ कोई केस दर्ज कराया, ना कभी उसके खिलाफ कोई बात कही। और वो अपने आप में कुछ अपनी सुरक्षा को, अपनी सिक्योरिटी को और दो लोगों के दूसरे जो वो सुरक्षा के घेरे में रह के कार्य करता है, उसकी भी सारी जानकारी मुझे है। लेकिन मैंने तो कभी उस पर भी कमेंट नहीं किया। जो आदमी दिन रात 24 घंटे सुरक्षा के उसमें रहता हो, उसके खिलाफ आज तक उससे कोई पूछे है कि तेरे खिलाफ डीपी यादव ने अगर केस कराएं, तो आज तक किसी केस में सुरक्षा कर्मी ने क्यों केस नहीं कराया? जो सुरक्षा 24 घंटे उसको मिली हुई है, उसके साथ रहती है, क्या उसने कभी आपसे या किसी से कहा है कि हमने कभी कोई ऑफेंस किया है या हमने उसके खिलाफ कोई एक्शन किया? हाँ, एक केस मैं आपको इसी से रिलेटेड बताता हूँ। एक उसकी सुरक्षा में सिपाही है, उसने एसएसपी के सामने पेश होकर ये बात कही थी कि डीपी यादव के लोगों ने अजय कटारा को मरवाने के लिए मुझे पैसे फिर दिए। वही लोगों ने, मैं कह रहा हूँ, उन सिपाहियों के एफिडेविट रखे हैं हमारे पास में कि अजय कटारा हमेशा एक कोशिश करता रहता, तो डीपी यादव के खिलाफ ये कर दो, डीपी यादव के खिलाफ कर दो। हमने तो कभी कोशिश नहीं की। नाम उसका कल बुरा चाहते थे, ना आज बुरा चाहते हैं। जो कानून ने हमको दिया है उसे हम भुगत रहे हैं। हमने कभी कोशिश नहीं की कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की, ना अजय कटारा को ना और किसी को। हम ऐसा सोचते ही नहीं है। तो अजय कटारा से आपकी कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं? कुछ भी वो नहीं। एक केस का गवाह था और उसने उसने गवाही मैं दी। कह रहा हूँ उसने गवाह झूठा हो सच्चा हो, लेकिन वो हो चुकी है, समझे? उस पर भी हम नहीं जाना चाहते। 1 महीने 1.5 महीने बाद भी कोई गवाह आके बनता है किसी थाने में? हैं? कि मैं 1.5 महीने पहले किसी सड़क पर खड़ा था, रात को 12 बजे गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी में मैंने दूर से देखा फला फला आदमी बैठे हुए थे। ये बेगैरत बेबुनियाद बातें नहीं है। लेकिन डीपी यादव जी, मैंने उस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन पढ़ी, उसमें पुलिस ने बाकायदा कॉल डिटेल निकलवाई कि भाई जिस वक्त उसने स्कॉर्पियो गाड़ी को देखा जिसमें विकास को बैठा होना दिखाया गया है, उसकी कॉल डिटेल और विकास की कॉल डिटेल मैच हुई है। जी, स्कॉर्पियो गाड़ी तो तब बनी भी नहीं थी श्रीमान जी। वो आप जो कौन भी सी गाड़ी बात होगी कर रहे हैं? शायद वो। हाँ, तो अंधेरे में कैसे आदमी जांच कर सकता है कि इस गाड़ी में कौन कौन बैठे हैं? और जिस व्यक्ति ने कभी पहले उन लोगों को देखा भी नहीं हो, वो कैसे अंदाजा लगा सकता है इस गाड़ी में कौन कौन बैठे? ये महज झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया केस है। इसमें पॉलिटिकल लोग भी बहुत सारे उनके साथ हैं, उनके पीछे थे। अच्छा, मुझे एक बात बड़ी ईमानदारी से बताइए, बताओ। जब आपको पता लगा कि अजय कटारा इस केस का अहम गवाह है, क्या आपने अजय कटारा से बात करने की कोशिश की? ना, नहीं क्या की। आपने ये कोशिश की कि भाई ये गवाही ना दे? मैं कह रहा हूँ, मैंने ये सोचा कि वो एक झूठा गवाह है, भगवान उसको अकल देगा और उसकी अंदर की आत्मा उसको धिक्कारेगी कि उसका ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1.5 महीने बाद कोई किसी केस का चश्मदीद गवाह नहीं बन सकता।
और एक व्यक्ति जो रात को 1-12 बजे सड़क पे खड़ा है और जो कहता है, कॉमन बात एक लीजिए, एक व्यक्ति कहता है कि मैं स्कूटर पे आ रहा था, मेरा स्कूटर खराब हो गया, पीछे से एक गाड़ी आई। एक कॉमन सेंस है कि जब कोई भी व्हीकल खराब होता है तो आदमी सबसे पहले उसको साइड में लगाता है। ये आप भी जानते होंगे, आपने भी स्कूटर चलाया होगा, हमने भी चलाया है। लेकिन उसका स्कूटर खराब हो गया और बीच रोड में खड़ा कर दिया उसने। पीछे से एक गाड़ी आई, गाड़ी में उसने देखा कौन कौन लोग बैठे हैं। तो ये सब बेबुनियाद बातें नहीं है क्या? लेकिन आज हम क्या कहें, हमने तो कभी ऐसी कोशिश की नहीं। लेकिन डीपी यादव जी, पुलिस ने भी उसकी गवाही को माना, कोर्ट ने भी उसकी गवाही मानी, पुलिस तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी अजय कटारे की गवाही को वैलिड माना। मैं कह तो रहा और हूँ, केवल अजय कटारे की गवाही के ऊपर ही विकास यादव को सजा हुई और आज वो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहा भैया है। हम वो अवमानना कर ही नहीं रहे। कानून ने जो कर दिया ठीक है, एक्सेप्ट किया हमने, उस बात पे तो हम कोई मेरे बात ही नहीं कहने कर का रहे। मतलब ये कि जब अजय कटारा को कोर्ट ने सही गवाह माना तो आप उसे गलत क्यों मान रहे हैं? कभी, मैं कह रहा हूँ, हमने कभी एक शब्द भी कहीं नहीं कहा उसके खिलाफ, ना हम इसकी जरूरत समझते हैं। कानून ने काम कर दिया, बात खत्म हो गई। उसने ये भी आरोप लगाया कि आपने उसे जहर देकर मारने की वो कोशिश की। बिल्कुल बेबुनियाद है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको फाइन किया। जो जहर का देने का आरोप लगाया, हम पे नहीं लगाया, कुछ लोगों पे लगाया। अरे कहा ये डीपी यादव के आदमी है। उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर फाइन किया कि तुम झूठ और बेबुनियाद बात करते हो, तुम्हारे खिलाफ केस चलाया जाना चाहिए। जब मैंने अजय कटारा का इंटरव्यू किया था तो उसने ये भी कहा था कि भाई आपने जिस एक लड़की से उसने शादी की और वो लड़की भी प्लांट करके आपने उसके घर भेज दी ताकि आप उसके ऊपर दबाव बना क्यों सकें। करेंगे ऐसा काम, क्यों करेंगे? मैं कभी सामाजिक तौर से गिरा हुआ काम कभी ना करता, ना सोचता उसके बारे में। हम क्यों करेंगे ऐसा? उसको ही पूछो उसकी 4-4 बीवियां कैसे हैं और कैसे बातें हो गई, ये बातें उठी। तो वो तो आए दिन इसको कोशिश करता रहता है किसके खिलाफ झूठा केस कराया जाए, किसके खिलाफ। हमने तो आज तक कोई एक निशान के लिए भी केस नहीं कराया उसके खिलाफ, ना कभी कंप्लेंट दी। कहीं भी कोई एप्लीकेशन निकाल लीजिए जो हमने कभी कहीं उसका दी। तो ये भी आरोप है कि आपने उसको एक फर्जी मामले में जेल पहुंचवा दिया और जेल में जो अपराधी बने थे उससे उसकी मैं पिटाई कह रहा करवाते हूँ थे कि जेल के ये तो अंदर। आप कुछ भी कह सकते हैं कि उसने मैं नहीं क्या कह रहा हूँ, कहा। सब रिकॉर्ड में है। मैं कहता रहा हूँ कि कोई कुछ भी कह सकता है अपने आप को झूठ को स्थापित करने के लिए। जैसे इस केस को झूठे स्थापित किया गया, कोई आदमी कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। एक कोई उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा था, उसमें आपने कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, सीबीआई जांच उसमें चल रही है, वो क्या मामला है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कि कुछ वकीलों से आपने फर्जी मुकदमा करवा दिया क्यों। वकील क्यों करेंगे फर्जी मुकदमा? और उसमें सीबीआई की जांच भी चल रही है उसमें। नहीं, वकील क्यों करेंगे फर्जी मुकदमा? वकील कोई फर्जी मुकदमा आरोप करते है कि आपने उन वकीलों को फ्रेम कराया पीछे नहीं, से। बिल्कुल बेबुनियाद है, हम क्यों कराएंगे? इंडियन एक्सप्रेस की आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी आपने भी कुछ दिन पहले। मैंने स्टोरी तो बहुत सारी पढ़ी है और बहुत सारी देखता हूँ। तो स्टोरी वाले क्या साधु सन्यासी हैं? मतलब इंडियन एक्सप्रेस भी झूठी खबर छाप रहा है। वो मैनेज नहीं हो सकते। इंडियन हाँ, अगर एक्सप्रेस ये झूठी खबर है तो बिल्कुल छाप रहा है। इसको तो हम चैलेंज के साथ कहते हैं। मीडिया में जो छपती हैं आप समझते हैं वो सच्ची बातें हैं क्या? बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था, एक ऑर्डर भी आया था किसी कोर्ट का कि आप अपने बेटे के मामले में जज पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। जज ने उस मुकदमे से अपने आप को अलग करने के लिए कभी गुजारिश की। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कहता रहा हूँ, मैं कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं करता हूँ, कानून की हमेशा इज्जत करता हूँ। हम इस देश के नागरिक हैं और हमने कोई राजनीति में छोटी परिभाषा नहीं लिखी है। गांव के प्रधान से लेकर लोकसभा राज्यसभा तक पहुंचना कोई इतना आसान भी नहीं होता है। तो कुल मिला के मैंने ऐसी कोई बात, कोई कार्रवाई ना तो की है, ना कभी कानून के खिलाफ जाकर के कोई बात की है। और मैं किसी का बुरा चाहता भी नहीं। हम लोग भलाई में लगे हैं, अच्छाई में लगे हैं, गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं, कुछ करने में लगे हैं। हम तो किसान लोग हैं, खेतों में काम करके खेती को देख के, फसल को देख के खुश होते हैं। तो हमारा इन बेकार की बातों से कोई ताल्लुक है नहीं। कहने वाले लोग कुछ भी कहें तो उसका तो कोई इलाज होता ही नहीं। गवाही के दिन हत्या होनी थी, ये सब एप्लीकेशन अजय कटारा ने दी हुई हैं आपके खिलाफ। मैं तो कह रहा हूँ किसने क्या दी हुई है, मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं किसी के खिलाफ हूँ ही नहीं, ना मैंने किसी के खिलाफ कुछ किया। वैसे डीपी यादव जी, जैसे विकास यादव आपके बेटे हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है कि वो सही है या गलत है। अगर मान लीजिए आपके बेटे के खिलाफ कोई गवाही दे रहा है, ये भी आप छोड़िए कि गवाही झूठी है सच्ची है, लेकिन अंदर से तो एक कश्मकश होती होगी ना
कि यार कैसे भी करके इस आदमी को मैनेज किया जाए, नहीं, झूठी इसको बात नहीं। गवाही से रोका जाए। मैंने कभी कोशिश नहीं की। मैं जितना मैं डीपी यादव के कभी कैरेक्टर को जानता हूँ। कभी कोशिश की ही नहीं। अच्छा। इवन देन न बात करने की कोशिश की, न अप्रोच करने की कोशिश की, कभी कोई बात की ही नहीं। और कोई बात इस केस से जुड़ी आप कहना चाहते हैं अगर? नहीं, तकलीफ की बात जरूर रही कि भाई हम अपनी जिंदगी को बढ़िया ढंग से जी के आगे बढ़े जा रहे थे, अब अचानक ये रुकावट आई, हमारा दुर्भाग्य। जेसिका लाल हत्याकांड में भी विकास का नाम आया। मैं बताता रहा हूँ, तो जेसिका लाल हत्याकांड में विकास का रोल भी क्या था? हाँ? जो लोग उस कांड में थे वो भी कब के छूट के अपने घर चले गए। तो मैं कह रहा हूँ कि आदमी कई तरीके से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो किया जाता है, लेकिन ईश्वर तो इस दुनिया में है, एक ना एक दिन तो सही परिभाषा लिखी जाती तो है। ये सारे इत्तेफाक डीपी यादव के साथ ही क्यों हो रहे हैं? डीपी यादव ने किसी के थप्पड़ नहीं मारा तो 65 मुकदमे उसके खिलाफ हुए। विकास यादव के बारे में आपने कहा उसने कुछ नहीं मैंने किया। सारी कहानी आपको बताई तो सही हम्म। कि एक दूसरे राजनीतिक व्यक्ति का सगा रिश्तेदार आईपीएस होकर एसएसपी बन के गाजियाबाद आ गया, उसने क्या क्या किया इसको क्या बताएं। अच्छा, एक बात आपके बारे में और कही जाती है, एक शैलजा कांत मिश्रा थे आईपीएस अधिकारी, उनके साथ आपकी शायद कुछ हॉट टॉक हुई थी। कहा तो ये भी जाता है कि आपने उनको शायद कुछ थप्पड़ वप्पड़ मार दिया था, हालांकि ये बात आप तो कहेंगे नहीं कि आप इस तरह नहीं घटना हुई। कहेंगे, जो हुआ ही नहीं कहेंगे क्यों? तो शैलजा कांत कैसे मिश्रा के साथ ऐसी क्या बात हुई नहीं, थी? किसी आईपीएस को कैसे क्यों थप्पड़ तो मारा जा वो सकता? दुश्मनी क्यों मानते थे नहीं, आपसे? कोई दुश्मन नहीं मानते, हमारे सामने कभी दुश्मनी हमारे उन्होंने तो आपके घर की चौखटें तक उखाड़ दी थी, कुर्की नहीं कर दी नहीं थी घरों कभी की। भी नहीं उखाड़ी। शैलजा कांत जी तो हमारे बाद में भी बातचीत होते, लखनऊ में भी हमको मिलते रहे। सब कहानियां झूठी हैं सभी। तो शैलजा कांत से ही पूछ लो ना, वो तो अभी होंगे मेरे विचार से, तो कभी उनसे पूछना कि भाई आपकी, बल्कि शैलजा कांत तो वही हैं जो जब मैं मिनिस्टर था तो एसएसपी बुलंदशहर थे, तो उनसे अच्छे ताल्लुकात थे, हम क्यों उनके खिलाफ जाएंगे? और ये तो शैलजा कांत आपको मिले होंगे तो उनसे पूछ लेना चाहिए। मेरे विचार में तो कभी कोई ऐसी बात नहीं। चलिए, उनसे मैं बात जरूर करूंगा इस बारे में। बिल्कुल कर लेना, अच्छी बात। तो चलिए दोस्तों, ये डीपी यादव जी थे, मेरे साथ उन्होंने बात की। और देखिए, मैंने इनसे बात करने की बहुत कोशिश की कि आपके ऊपर भाई इतने सारे मुकदमे हैं, रासुका आपके ऊपर लग चुकी है, गैंगस्टर एक्ट आपके ऊपर लग चुकी है, उसके बावजूद आप अपने आप को बिल्कुल शरीफ इंसान मानते हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने वाकई आज तक किसी के थप्पड़ नहीं मारा, और ये सब मेरे नाम के आगे बाहुबली कैसे जुड़ा मुझे खुद नहीं पता। राजनीतिक जीवन के बारे में उन्होंने हमसे बात की कि कैसे मुलायम सिंह यादव से वो जुड़े और कैसे समाजवादी पार्टी से अलग हुए। और जहाँ तक बात उनके बेटे विकास यादव की है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई कोर्ट के आदेश का वो सम्मान करते हैं, अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते। डीपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए और बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद जनाब, मेहरबानी आप।